प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से हैं। इस साल जापान ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का खास फोकस दो देशों पर होगा जिन्हें हिरोशिमा से दूर रखा गया है, चीन और रूस। पश्चिमी जापानी शहर में शुक्रवार से 3 दिनों के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के प्रमुख नेता मिलेंगे और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन नेताओं ने उद्देश्य बीजिंग और मॉस्को को चुनौतियों के खिलाफ एकता प्रदर्शित करना है। इस सम्मेलन में G7 देश अपने आपसी मतभेदों को भी दूर करने पर जोर देंगे। कई अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि G7 के भीतर चीन को लेकर विभाजन प्रतीत हो रहा है। G7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और इटली चीन के साथ आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। टोक्यो में नेशनल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज ग्रिप्स के प्रोफेसर नरुसिंगे मिशिसिता ने कहा कि G7 ग्रेट पावर कंपटीशन से कैसे निपटेगा, यह शिखर सम्मेलन का एक अहम मुद्दा होगा। मिशिसिता ने कहा उन्हें आर्थिक सुरक्षा और संवेदनशील तकनीकों से निपटने के तरीकों पर ध्यान देना होगा। उन्हें कहा सब कुछ ग्रेट पावर कंपटीशन का हिस्सा है जो अमेरिका, रूस और अमेरिका चीन के बीच चल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले महीने बीजिंग का दौरा किया था और यूरोपीय संघ से अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करने का आह्वान किया था। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीते दिनों न्यूज एजेंसी से कहा था कि शिखर सम्मेलन नेताओं को चीन के सामने एकजुट दिखाएगा। कई अन्य घोषणाएं भी होने की उम्मीद है। जर्मन सरकार के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन आर्थिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर भी चर्चा हो सकती है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि मैं इसे एक भू राजनीतिक G7 कहूँगा जो एक बड़े सुरक्षा संकट यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण से निपटेगा। अधिकारी ने कहा कि यह भू राजनीतिक भी है क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। सम्मेलन में ऑब्जर्वर के रूप में भारत और वियतनाम सहित कई अन्य देशों के नेता भी शामिल होंगे। वैश्विक मंच पर चीन की भूमिका का मुकाबला करने के लिए G7 ग्लोबल साउथ के सदस्यों के करीब आना चाहता है। यह देखना अहम होगा कि चीन को लेकर समूह की भाषा कितनी ज़्यादा स्पष्ट होगी। कुछ G7 सदस्य चीन में निवेश पर नियंत्रण को लेकर संशय में हैं। अप्रैल में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में वैश्विक चुनौतियों पर चीन के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। अमेरिका मजबूत निवेश नियंत्रणों पर जोर देने में सबसे आगे है, लेकिन जर्मनी अधिक सतर्क है। जापान भी निवेश नियंत्रण को लेकर संशय में है। नेताओं ने रूस पर प्रतिबंधों को कड़ा करने की भी योजना बनाई है जो मॉस्को के हमले को बढ़ावा देने वाले और ऊर्जा निर्यात को टारगेट करेंगे, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले को खत्म करने की रणनीति में भी मतभेद है। अधिकारियों का कहना है कि इस सम्मेलन से मेजबान जापान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के महत्व के बारे में एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है, क्योंकि टोक्यो की चिंता सता रही है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई ताइवान के खिलाफ चीन की कार्रवाई को बढ़ावा दे सकती है। आइए अब इमरान खान के बारे में बात कर लें। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान में इमरान की पार्टी पर बैन भी लग सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता परवेज खटक ने बताया कि पार्टी पर संभावित बैन को लेकर उनकी भविष्य की रणनीति क्या है। इमरान की गिरफ्तारी से भड़के अनियंत्रित प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया था, जिसे लेकर सरकार और सेना ने कड़ी कार्रवाई को चेतावनी दी थी। इमरान खान की करीबी सहयोगी और खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टक ने जियो टीवी से फ़ोन पर बात करते हुए पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर बैन लगाया जाता है तो पीटीआई नए नाम के साथ चुनावी राजनीति में हिस्सा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी पर बैन लगाने की कोशिश की जाती है तो पीटीआई एक नए नाम के साथ राजनीति करेगी। ऐसे वक्त में जब कई पीटीआई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तब खट्टक ने अपनी पार्टी छोड़ने की अफवाहों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। हालांकि 13 दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी सहित कई नेताओं ने पार्टी पर बैन लगाने का विरोध किया है। पाकिस्तान में पिछली पीटीआई सरकार में 2 पार्टियां जय सिंध कौमी महज अरिहर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी को क्रमशः 2020 और 21 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था। हालांकि उसी साल टीएलपी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था। पाकिस्तान में राजनीतिक दलों पर बैन लगाने का एक लंबा इतिहास है। जुलाई 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 26 मार्च 1971 को तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को बैन कर दिया था। 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार ने नेशनल आवामी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। मई 2020 में इमरान खान की सरकार ने सिंध की पार्टी JSQM ए पर बैन लगा दिया था।
हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद 15 अप्रैल 2021 को धार्मिक पार्टी टीएलपी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है। बैंक ने बताया कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये नोट फिलहाल वैध रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया कि यह नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस लिए जा सकेंगे। इसकी प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने 2016 में नोटबंदी के 6.5 साल बाद यह फैसला क्यों लिया है। 5 बिंदुओं में समझें आरबीआई का पूरा गुणा गणित। जब 2000 के नोट छापे गए थे तब उद्देश्य अलग था। आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट जारी किए थे। इन्हें आरबीआई कानून 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय चलन में मौजूद 500, 1000 रुपये की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी, उसके बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। नोट अपनी सीमा पूरी कर चुके हैं। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के तकरीबन 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। चलन में मौजूद इन नोटों की संख्या अब काफ़ी कम है। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे, यानी कुल नोटों में इनकी हिस्सेदारी 37.3% थी। 31 मार्च 2023 तक ये आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया, यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में 2000 रुपये के नोटों की 10.8% हिस्सेदारी ही रह गई। उद्देश्य भी पूरा हो गया। 2018 में छपाई भी बंद। नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट लाए गए थे। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तब 2000 रुपये को चलन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। लिहाजा 2018 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई भी बंद कर दी गई थी। लेन देन में भी काफ़ी कम इस्तेमाल हो रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में भी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य मूल्य के नोट भी आम जनता के लिए चलन में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं। लिहाजा आरबीआई को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपये के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। आइए अब अमेरिका के बारे में बात कर लें। अमेरिका दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है, संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया के अनेक देशों की हालत अमेरिका में आए मामूली आर्थिक बदलाव से बनने बिगड़ने लगती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन अभी अमेरिका की चर्चा इस वजह से हो रही है कि उसे और कर्ज लेने की अनुमति संसद से मिलेगी या नहीं। मामले की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को चीन के खिलाफ बनाए गए 4 देशों के मोर्चे क्वाड की बैठक ही रद्द करनी पड़ी। चर्चा ये भी हो रही है कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जब अमेरिका कर्ज चुकता नहीं कर पाएगा, यानी उसके डिफ़ॉल्टर होने का खतरा है। डेट सीलिंग दरअसल वह अधिकतम रकम है जिसे अमेरिकी सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधार ले सकती है। यह रकम अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद तय करती है। भारत और अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देशों का बजट घाटे में चलता है, यानी सरकार को टैक्स से जितनी आमदनी होती है उससे कई अधिक उसके खर्चे होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अपने बिल चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अमेरिका में यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस कर्ज की सीमा को घटाती और बढ़ाती रहती है। 1960 से लेकर अब तक कर्ज की सीमा में अमेरिकी संसद ने 78 बार बदलाव किया है, लेकिन इस बार बाइडेन को विपक्षी रिपब्लिकन सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कर्ज की सीमा को बढ़ाने के बदले कई शर्तें रख रहे हैं जिन्हें मानने को सत्ताधारी डेमोक्रेट तैयार नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि डेट सीलिंग भविष्य के खर्चों के लिए नहीं है, उसका फैसला बजट में होता है। कर्ज लेने की सीमा का संबंध वैसे बिलों से है जिनकी तत्काल अदायगी होनी है, यानी डॉलर सरकार पहले ही खर्च कर चुकी है या करने का वादा कर चुकी है, अब लेनदार उसके सिर पर खड़े हैं, मसलन सरकारी सेवकों का वेतन और पेंशन वगैरह। ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि अमेरिका का डेट सीलिंग का संकट आर्थिक कम और राजनीतिक ज़्यादा है। बीबीसी ने जितने विषयों से बात की उनमें से ज़्यादातर का यही मानना है कि अमेरिका डिफ़ॉल्टर नहीं होगा और मौजूदा गतिरोध का हल निकल आएगा, क्योंकि मामले को नहीं सुलझाया गया तो इसके नतीजे भयावह हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि x जून यानी फलाना तारीख तक उसका हल निकल जाएगा, यही फलाना तारीख डराने वाली है, क्योंकि कोई नहीं बता पा रहा है कि यह मामला कब तक सुलझेगा। जानकार कहते हैं कि 1 जून के बाद अमेरिकी खजाने की हालत पतली होने लगेगी। अगर कहीं जो बाइडेन कर्ज की सीमा बढ़वाने पर सहमति बनाने में नाकाम रहे तो क्या होगा। कोई इस बात की संभावना से पूरी तरह कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। इस जरूरी सवाल का जवाब निवेशक बैंक पैनमर गार्डन के मुख्य अर्थशास्त्री साइमन फ्रेंच इस तरह देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसके सामने 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट
एक बर्थडे पार्टी की तरह लगेगा। एक बात बिल्कुल तय है कि अगर अमेरिकी कांग्रेस ने सीमा नहीं बढ़ाई तो अमेरिका और कर्ज नहीं ले पाएगा। इसका मतलब होगा कि वह सरकारी कामों का बिल और दूसरी देनदारियां चुकता नहीं कर पाएगा। इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? मान लीजिए कि जब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलने वाली सहायता प्रभावित होगी तो बड़ी तादाद में लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का बिल नहीं भर पाएंगे, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका में सरकारी नौकरी करने वालों की तनख्वाह, गरीब लोगों को मिलने वाले भत्तों और सरकारी सुविधाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियों से हटाना पड़ सकता है। अब तो इसका भी अंदाजा मिल चुका है कि मार कितनी गहरी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की आर्थिक मामलों के सलाहकार परिषद का बयान आ चुका है कि अगर कर्ज की सीमा को बढ़ाने में सहमति नहीं बन पाई, अनिश्चितता थोड़े समय के लिए खिंच गई, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 6% से अधिक सिकुड़ सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1% का संकोचन भी किसी आपदा से कम नहीं होगा, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होगा। बीबीसी के पॉडकास्ट में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद अल एरीन ने बताया कि अगर अमेरिका कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है, देश मंदी के एक कुचक्र में फंस सकता है। दुनिया के देशों पर क्या असर होगा? अमेरिका में बैंक, एटीएम अब इस बात पर पड़ने वाले असर की जिसे नॉक ऑन इफेक्ट कहा जाता है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं जब अमेरिका का केंद्रीय बैंक बाजार दरों में बेहद मामूली बदलाव करता है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं उसके असर से नहीं बच पाती हैं। अगर 23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है तो दुनिया के अनेक देशों पर इसका भारी मार पड़ेगी। भारत जैसे देश भी इससे प्रभावित होंगे क्योंकि अमेरिका में मांग घटेगी। मांग घटने से निर्यात प्रभावित होगा, जिससे दूसरे देशों की अनगिनत कंपनियां प्रभावित होंगी। भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पहले ही अमेरिका में मांग घटने की वजह से सुस्ती के दौर से गुजर रही है। समझने वाली मोटी बात यह है कि दुनिया में अब बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार डॉलर में होता है और दुनिया के अनेक देशों के संरक्षित कोष की मुद्रा डॉलर ही है। अगर अमेरिका कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसकी साख पर ही नहीं, डॉलर पर जोरदार चोट पड़ेगी। भारत जैसे देशों को इसका फायदा कुछ हद तक तो हो सकता है, लेकिन डॉलर में होने वाली खरीद बिक्री में भारी उथल पुथल होगी जो किसी भी अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की नीतियों और फैसलों का विरोध करना विपक्ष के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले में समझौता न हो पाने की बड़ी वजह यह है कि विपक्षी रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि सरकार का इतना पैसा खर्च करना लगातार जारी नहीं रह सकता। इसके लिए वे जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अनसस्टेनेबल। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसलिए डेमोक्रेट राष्ट्रपति जो बाइडेन कल्याणकारी कामों में कटौती करके अलोकप्रिय नहीं होना चाहते, जबकि विपक्षी रिपब्लिकन उन्हें बढ़ते सरकारी खर्च के मुद्दे पर घेर रहे हैं। रिपब्लिकन सांसदों की मांग है कि जो बाइडेन वादा करके कि वो बजट में कटौती करेंगे, चुनाव से ठीक पहले कटौती के लिए राजी होना राजनीतिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए घातक हो सकता है। विपक्षी सांसदों की मांग भी है कि सरकारी अनुदान पाने की शर्तों को और सख्त बनाया जाना चाहिए। लोकप्रियता दिलाने वाले खर्चों में कटौती से डेमोक्रेट साफ इनकार कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यही कह रहे हैं कि मामले का हल निकल जाएगा और डिफाल्टर होने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन वे ये भी कह रहे हैं कि बजट और डेट सीलिंग को एक दूसरे से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।